हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर आपको होम साइंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, वो भी आसान शब्दों में। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में आपको क्लास 11th के चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के द्वारा समझाया गया है, ताकि आपको एग्जाम में आंसर लिखने में आसानी हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संसाधन को परिभाषित कीजिए। आंसर, परिभाषा, वो सभी वस्तुएं या क्षमताएं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक कार्यकलापों में करते हैं, संसाधन हैं। जैसे समय, ऊर्जा, धनराशि, ज्ञान, रुचि, कौशल, सामग्री इत्यादि सब संसाधन हैं। कोई भी चीज जिसका उपयोग हम करते हैं तो वह हमारे लिए संसाधन है। वहीं यदि किसी चीज का हम उपयोग नहीं करते हैं तो वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। उदाहरण, लंबे समय तक बेकार पड़ी साइकिल हमारे लिए संसाधन नहीं है, परंतु किसी और व्यक्ति के लिए वह संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2, संसाधनों को 3 विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करें और प्रत्येक संसाधन की परिभाषा बताएं। आंसर, संसाधनों को 3 विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। 1, मानव गैर मानव संसाधन, ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिसोर्स। 2, व्यक्तिगत साक्ष्य संसाधन, इंडिविजुअल शेयरिंग रिसोर्स। 3, प्राकृतिक सामुदायिक संसाधन, नेचुरल कम्युनिटी रिसोर्स। 1, मानव और गैर मानव संसाधन। मानव संसाधन, सभी संसाधनों में मानव संसाधन प्रमुख संसाधन होते हैं। इसे विभिन्न प्रशिक्षणों एवं आत्मविश्वास के माध्यम से विकसित किया जाता है। ज्ञान, कौशल, रुचि, क्षमताएं, समय, ऊर्जा, यह सभी मानव संसाधन के प्रमुख तत्व हैं। बी, गैर मानव संसाधन। 1, धन एक ऐसा संसाधन है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, परंतु यह सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं होता है। यह एक सीमित संसाधन भी है, इसलिए हमें इसका उपयोग समझदारी से करना चाहिए। 2, भौतिक संसाधन। हमारे पास उपलब्ध दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं जैसे फर्नीचर, कपड़े, स्टेशनरी, खाद्य वस्तुएं, स्थान इत्यादि कुछ भौतिक संसाधन हैं। 2, व्यक्तिगत और साझे संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, एक व्यक्ति के पास केवल निजी उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यह मानव और भौतिक गैर मानव संसाधन हो सकते हैं। उदाहरण, व्यक्ति का कौशल, ज्ञान, समय, बैग, कपड़े इत्यादि। साझे संसाधन, ऐसे संसाधन जो समुदाय और सोसाइटी के अनेक व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होते हैं। उदाहरण, सूर्य, पृथ्वी, नदी, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक बस इत्यादि। 3, प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में उपलब्ध संसाधन जो हम सभी प्राणियों के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण, जल, पहाड़, वायु, मृदा, पेड़ पौधे इत्यादि। बी, सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो व्यक्ति को समुदाय, सोसाइटी के सदस्य के रूप में उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। यह सामान्यतः सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह मानव अथवा गैर मानव दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे सरकारी सेवाएं, सरकारी अस्पताल, सरकारी सड़क, पार्क इत्यादि। 3, संसाधनों का प्रबंधन क्यों करना चाहिए? आंसर, संसाधनों का प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी संसाधन असीमित नहीं है। सभी संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। जैसे, प्रत्येक व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, जहां कुछ लोग प्रतिदिन की समय सारणी बनाकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक घंटे का उपयोग करते हैं, वहीं कुछ अपना समय नष्ट करते हैं और पूरे दिन में कुछ भी उत्पादक कार्य नहीं कर पाते हैं। अतः संसाधनों का दुरुपयोग होने से और बर्बाद होने से बचाने के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों की जानकारी दीजिए और प्रत्येक चरण को स्पष्ट करने हेतु एक उदाहरण दीजिए। आंसर, प्रबंधन प्रक्रिया के 5 चरण हैं। 1, नियोजन प्लानिंग। 2, आयोजन ऑर्गेनाइजिंग। 3, कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटिंग। 4, नियंत्रण कंट्रोलिंग। 5, मूल्यांकन अवैल्यूएशन। 1, नियोजन, किसी भी प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण नियोजन होता है। इसमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति योजना बनाता है जिससे उसे उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। नियोजन के बुनियादी चरण: 1, समस्या को पहचानना। 2, विभिन्न विकल्पों को पहचानना। 3, विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना। 4, योजना पर कार्य करना। 5, परिणामों को स्वीकार करना। उदाहरण के लिए, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए केवल 1 माह बाकी है और आपने पाठ्यक्रम को दोहराया नहीं है, जबकि आपका उद्देश्य है अच्छे अंक प्राप्त करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको निश्चित समय अवधि में 5 विषयों का अध्ययन करना है।
आप इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तरीका खोजेंगे, कार्य योजना बनाएंगे, जिसमें प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के लिए आप घंटों की संख्या, विषयों की प्राथमिकता निर्धारण करना, अन्य कार्यकलाप कम करना इत्यादि शामिल होगा। 2. आयोजन। इसमें अपनी बनाई गई योजना को प्रभावी और अच्छे तरीके से कार्यान्वयन करने के लिए समुचित संसाधनों को एकत्र एवं व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए, आपको अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए बनाई गई योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए अर्थात व्यवहार में लाने के लिए समुचित संसाधनों जैसे पुस्तक, नोट्स, अध्ययन हेतु स्थान, ऊर्जा, समय इत्यादि को एकत्र और व्यवस्थित करना होगा। 3. कार्यान्वयन। नियोजन और आयोजन हो जाने के बाद कार्यान्वयन की अवस्था आती है। इसमें योजना को कार्य रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए, आपके परीक्षा की तैयारी की योजना और संसाधनों को एकत्र करने के बाद अध्ययन कार्य आरंभ करके योजना को कार्यान्वित करेंगे। 4. नियंत्रण। हमारी योजना के कार्यान्वयन द्वारा हमें मनचाहा रिजल्ट मिल रहा है या नहीं, नियंत्रण से इसकी निगरानी करने में सहायता मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि योजनाएं सही ढंग से कार्यान्वित की जा रही है। नियंत्रण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फीडबैक प्रदान करता है और त्रुटियां होने से रोकता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने निर्धारित अध्ययन योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं और फिर भी नियत अध्ययन को टीवी देखने के कारण पूरा नहीं कराते हैं, तो इससे आपको फीडबैक मिलता है कि आपको अपनी अध्ययन के प्रति अरुचि को कम करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी सुनिश्चित योजना के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। 5. मूल्यांकन। प्रबंधन के अंतिम अवस्था में योजना के कार्यान्वित करने के बाद प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। कार्य के अंतिम परिणाम की वांछित परिणाम से तुलना की जाती है। साथ ही कार्य की सभी सीमाओं और विशेषताओं को नोट किया जाता है, ताकि लक्ष्य की प्रभावी ढंग से प्राप्ति हेतु भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए, आपके द्वारा किए गए अध्ययन का मूल्यांकन वह है जो आप परीक्षा की जांच की गई उत्तर पुस्तिकाओं के मिलने के बाद करते हैं। आप अपनी तैयारी और उद्देश्य के अनुसार एवं अपने द्वारा प्राप्त परिणामों का आकलन कर अपने नियोजन का मूल्यांकन करते हैं।